तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। पीएम का संस्कृत मंत्रोच्चारण के साथ हुआ स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आखिरी दिन। दूसरे चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। शाम 5 बजे तक प्रचार का आखिरी मौका। भाजपा में शामिल हुए कैलाश गहलोत बोले, किसी के दबाव में फैसला नहीं लिया, आसान नहीं था आप छोड़ना। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर भाजपा और आप में राजनीति शुरू। सीएम आतिशी बोली, पंजाब हरियाणा एमपी यूपी में जलाई जा रही पराली। दिल्ली में AQI 450 पार, ये बहुत गंभीर श्रेणी। 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 50% नौकरी पेशा लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं। और यूपी में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। हर सीट पर पहुंचे भाजपा सपा के मेगा स्टार प्रचारक। 9 सीटों पर आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे, आज थमेगा चुनाव प्रचार। दरअसल महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसके लिए राज्य की जनता 20 तारीख को यह फैसला करेगी अपना वोट देकर। वोट के बाद चुनाव परिणाम 23 तारीख को सबके सामने आएंगे। परिणाम बताएंगे कि किसकी सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनेगी, किस दल को बहुमत मिलेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में सभी दल और नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन यह पहला चुनाव होगा जहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर ज्यादा लड़ाई नहीं दिख रही है। राज्य में चुनाव में मुख्य रूप से 2 ही गठबंधन लड़ाई में है। एक बीजेपी नीत महायुति और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी। अभी तक चुनावी प्रक्रिया में यह बात साफ हो गई है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह साफ नहीं हो पाया है। लेकिन दोनों गठबंधनों की जो का नेतृत्व है वो साफ है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह फिलहाल अभी साफ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अभी तक करता नजर नहीं आ रहा है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी दिग्गजों ने, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 20 तारीख को महाराष्ट्र का सरताज कौन होगा इसका फैसला जनता करेगी। और 23 तारीख को जब गिनती होगी तो ये नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि महाराष्ट्र का सरताज कौन होगा, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी मुख्य भूमिका में आएगी, कौन सहयोगी होगी, किसको बहुमत मिलेगा और कौन किंग मेकर बनेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आज प्रचार का आखिरी दिन है। यहां भी प्रचार थम जाएगा। 20 तारीख को यहां भी उपचुनाव, जिन विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें आज प्रचार का आखिरी दिन है। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। यहां भी आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो सभी पार्टियों के दिग्गज, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम, अपनी पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार में अब तक झोंकती आई हैं और आज आखिरी दिन के प्रचार में भी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां हर हथकंडे प्रचार का अपनाती नजर आ रही हैं और अपनी पूरी क्षमता से चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं। आज शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। उसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें, महायुति और महाविकास आघाड़ी, ये 2 गठबंधन चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जहां महायुति में शिंदे गुट की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, ये प्रमुख दल हैं और अजीत पवार की जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी है वो भी
एनसीपी है वो भी भाजपा और महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जबकि अगर महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो उद्धव गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट की एनसीपी और कांग्रेस इसमें प्रमुख सहयोगी दल हैं। तो इन दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की लड़ाई महाराष्ट्र में देखी जा रही है और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये दोनों गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपनी पूरी क्षमता से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसको देखते हुए आज दोनों ही गठबंधन आज प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और अब हम बात करेंगे यूपी उपचुनाव का रण। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा और बुधवार 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। नतीजे शनिवार 23 नवंबर को आएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। भाजपा के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी रहा। पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में सभी सीटों पर पसीना बहाया है। सीएम योगी एक सीट की रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। प्रदेश में भाजपा के कोटे में रही गाजियाबाद, खैर और फूलपुर, उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल की सीट मीरापुर और निषाद पार्टी की सीट रही मंझवा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही सपा के कब्जे में रही कुंदरकी, करहल, कटहरी और सीसामऊ की जनता भी रविवार को अपना नया प्रतिनिधि चुनेगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने के बाद पश्चिम से पूरब तक ये चुनाव हो रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष से इसे मोमेंटम वापसी और विपक्ष मोमेंटम बनाए रखने के मौके के तौर पर देख रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद भी उन्होंने सभी सीटों पर जनसभाएं की हैं। इस दौरान विकास कार्यक्रमों, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ एकता की अपील भी उन्होंने की है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के अपने चिरपरिचित नारे भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार दिए गए हैं। विकास संग हिंदुत्व की धुरी पर भी भाजपा की उम्मीदें टिकी हुई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिकेत, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसका आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी दिग्गज जो है आज प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। दोनों ही दल, खासकर सपा और भाजपा की अगर बात करें, सभी 9 सीटों पर जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव जैसे परिणाम की अपेक्षा सपा कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराना जो उसका रिकॉर्ड रहा है उसको दोहराने की तैयारी कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली जीत को फिर से दोहराने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी सभी 9 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। अनिकेत, देखिए मनोज, अगर बात करें उपचुनाव की तो आज 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब कुछ घंटे ही बचे हैं चुनाव प्रचार के और तमाम जो बड़े दिग्गज हैं आज वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में। अगर हम बात करें मीरापुर में, तो मीरापुर में जो जयंत चौधरी आरएलडी के जो प्रमुख हैं वो आज वहां पर जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो भी आज मीरापुर में। वहीं अगर कानपुर की सीसामऊ सीट की अगर हम मनोज बात करें तो आज डिम्पल यादव कानपुर की सीसामऊ सीट पर अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो रवि किशन है वो सुरेश अवस्थी के पक्ष में आज वोट की अपील करते हुए कानपुर में नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात करें इस उपचुनाव की मनोज, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात हो या बसपा की बात हो, सभी सियासी दलों के लिए कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट की तरह है, क्योंकि 2025 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने। हालांकि अगर बात करें लोकसभा के जो परिणाम आए थे, बीजेपी की तरफ से जो दावा मनोज किया गया था कि 80 की 80 सीटों पर बीजेपी जीत निश्चित करेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं हो पाए। और एक बड़ा मैंडेट कहीं ना कहीं अगर हम कहें विपक्ष को मिला है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करें अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की, तो जिस तरह से पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन विधानसभा में देखने को मिला समाजवादी पार्टी का, उससे ठीक इतर प्रदर्शन जो था वो लोकसभा में चुनाव में समाजवादी पार्टी का देखने को मिला। और एक बड़े मैंडेट के साथ में, हालांकि सरकार जरूर नहीं बना पाए, लेकिन ये जरूर है
उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की छवि जो खराब हुई थी, उस छवि को जरूर अखिलेश यादव ने बेहतर कर लिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि इस उपचुनाव में विपक्ष के साथ में पूरा इंडिया गठबंधन देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी उस अलायंस में साथ में थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी वरिष्ठ नेता की जो जनसभा है वो इस उपचुनाव में देखने को नहीं मिली मनोज। तो इससे समझा जा सकता है कि गठबंधन तो जरूर है विपक्ष का, लेकिन वो गठबंधन चुनाव प्रचार में देखने को नहीं मिला। और सिर्फ अखिलेश यादव और डिंपल यादव और तमाम जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरह से चुनावी जो नारे देखने को मिले इस चुनाव प्रचार में, इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मनोज लगातार ये बयान दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो वहीं उसी क्रम में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मनोज पीडीए का नारा लेकर लगातार जनता के बीच में है। लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा अखिलेश यादव बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि ये जरूर देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जब शनिवार को जब निर्णायक नतीजे आएंगे तो जनता किसके पक्ष में थी, जनता ने किसको वोट किया है, वो निर्णायक नतीजे आने के बाद क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि सियासी गर्मी है, जो सियासी पारा है उत्तर प्रदेश में, वो इस उपचुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा मनोज। और 20 तारीख को यानी कि बुधवार को कुल 9 सीटों पर मतदान होगा और 23 तारीख को जो निर्णायक नतीजे वो सामने निकल कर आएंगे। लेकिन उसके पहले जो सियासी बयान है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी की बात कर लें या फिर अखिलेश यादव की बात करें या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें, तीनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। हालांकि जनता किसको पसंद करेगी, किसके पक्ष में वोट करेगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी बयान है वो मनोज लगातार उत्तर प्रदेश में इसको चुनाव में देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2025 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने, तो उस चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये उपचुनाव सभी सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह से है और सभी दल ये प्रयास कर रहे हैं एक बड़ा जनाधिकार, एक बड़े मैंडेट के साथ में अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराई जाए उपचुनाव में मनोज। हालांकि जनता किसके साथ में रहेगी ये निश्चित रूप से अनिकेत, उत्तर प्रदेश में हालांकि सिर्फ 9 सीटों पर ही उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिस हिसाब से माहौल बनता दिखाई दिया वो किसी तरीके से पूर्ण रूप से चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव का माहौल देखने को मिलता था, पूरा माहौल इस तरीके का दिखाई दिया। पोस्टर वार लगातार जारी रहे। मुख्यमंत्री ने खुद 9 सीटों पर खुद नेतृत्व करते नजर आए। मुख्यमंत्री विकास और हिंदुत्व का जो प्रखर हिंदुत्व का जो एजेंडा था मुख्यमंत्री ने, उसको लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़े और लगातार एक एक सीट पर 2-2 सभाएं लगभग मुख्यमंत्री की हुई, भाजपा के तमाम नेताओं की हुई। उधर अखिलेश यादव ने भी पीडीए की बात करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा के हर वार का समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने पलटवार किया है और उनका भी दावा है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे हैं उससे अखिलेश यादव उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा में जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करते हुए अब उन सभी 9 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं और इतनी मेहनत उनके द्वारा की गई है, इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और देखिए मनोज, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, निश्चित तौर पर एक बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों और विधानसभा की सीटों वाला राज्य है। और हालांकि अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर भी है और शायद यही एक कारण है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उपचुनाव की जो जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ली थी। न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनोज, बल्कि अपने पूरे कैबिनेट का मंत्रिमंडल को उन्होंने इस उपचुनाव में मैदान में उतार दिया। यहाँ तक कि जो राज्य मंत्री है उनको उन्होंने प्रवास करने के लिए भी बोला था कि जितने भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जाकर आप प्रवास करें और जनता से जनसंवाद करके तो तमाम जो जन योजनाएं हैं भाजपा पार्टी की वो जन जन तक पहुंचाएं। और उसके क्रम में अगर देखें तो बयानों की जो बयान लगातार देखने को मिली है, जो पोस्टर वार की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मंचों से कई बार ये बात कही कि बटोगे तो कटोगे, वहीं अगर हम अखिलेश यादव की अगर हम बात करें मनोज, तो अखिलेश यादव पीडीए के नारे को लेकर लगातार जनता के बीच में है और तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष के, फिर वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, तो इन मुद्दों को भी लेकर लगातार अखिलेश यादव जनता के बीच में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। हालांकि उनके जो तमाम संवाद हैं उससे जनता कितना जुड़ पाएगी ये खैर नतीजे आने के बाद तय होगा। लेकिन ये जरूर है बीजेपी के लिए एक साख की बात है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से मनोज कि 80 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, वो नतीजे नहीं आए। हालांकि एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर को लेकर बीजेपी जनता के बीच में थी, लगातार राम मंदिर के मुद्दे को बुलाने का प्रयास भी किया, लेकिन शायद इसका असर बहुत जनता के बीच में नहीं था। और शायद यही एक कारण है कि विपक्ष समाजवादी पार्टी जो मुख्य भूमिका में थी उत्तर प्रदेश में, वो 34 सीटें लेकर लोकसभा में आई। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं मनोबल जो है समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस लोकसभा में बड़ा जरूर है, क्योंकि साफ तौर पर अगर पहले के हम नतीजे देखें चुनाव के तो उसमें विपक्ष की स्थिति बड़ी खराब थी और खास तौर पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद खराब थी।
बसपा फिर भी कुछ बढ़त बनाकर आई थी, लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति और जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसे नतीजे आए लोकसभा के, उसके बाद से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का अगर बात करें तो वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो बयान है वो एक के बाद एक उनकी तरफ से बयान कहीं ना कहीं सामने आते रहे बीजेपी के लिए। और जो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे कटोगे जो बयान दिया था, उसके बाद से अगर बात करें अखिलेश यादव की, मनोज, तो अखिलेश यादव लगातार उस बात को लेकर फ्रंट फुट पर आए और पीडीए का उन्होंने नारा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पीडीए के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में होंगे और तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो सियासी गलियारे में हलचल मचाएंगे और कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन वो करते हुए भी नजर भी आएंगे। हालांकि सत्ता परिवर्तन तो इस उपचुनाव में नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं 2025 की लड़ाई दोनों ही दलों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सरल होती हुई नजर आएगी इस उपचुनाव के नतीजों के बाद में, मनोज। निश्चित रूप से अनिकेत, इस तमाम अपडेट अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम इस उपचुनाव को लेकर उन्होंने तमाम विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दी। सभी सीटों पर 9 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने पूरी दमखम झोंक रखी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं नेतृत्व किया है इन सभी सीटों पर। मुख्यमंत्री की हर विधानसभा सीट पर सभाएं हुई हैं और विकास और प्रखर हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर मुख्यमंत्री अब जनता के बीच गए हैं। वहीं अगर अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा, विकास और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने माहौल बनाया है। तो फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खबरों में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के कैलाश नजफगढ़ से। विधायक कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मुख्यालय में कैलाश गहलोत को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं इस दौरान दिल्ली भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा कि मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया है। जितनी भी ऐसी बातें मुझे सुनने में आ रही हैं कि मैंने सीबीआई के दबाव में ऐसा किया है, किसी और के दबाव में ऐसा किया है, तो वो बिल्कुल गलत है। ये निर्णय एक दिन का नहीं है। हजारों लोग अन्ना के आंदोलन के बाद एक विचारधारा से जुड़े। मेरा राजनीति में आने का मकसद लोगों की सेवा करना है, लेकिन जिन मूल्यों के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उन मूल्यों का पतन होता देख मैं दंग रह गया। उसके बाद मैंने ये फैसला लिया है। तो बीजेपी में शामिल कैलाश गहलोत कल उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक की सदस्यता से और मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल को एक खत भी लिखा था। और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे के बाद कैलाश गहलोत ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आप देख सकते हैं, वो भी मौजूद हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि लोग जो सोच रहे हैं कि रातों रात हमने ये फैसला लिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कैलाश गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और केजरीवाल को आईना दिखाते हुए एक पत्र लिखा। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान उन्होंने कई बातें भी कही। उन्होंने कहा कि लोग जो कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के डर की वजह से मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, या और भी तमाम आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को भी कैलाश गहलोत ने सिरे से खारिज किया। कि कल जी मनोज, आपको बता दें कि कल जो है कैलाश गहलोत जो पूर्व परिवहन मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था पार्टी की सदस्यता। और उन्होंने जो राष्ट्रीय आप संयोजक है अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर इस्तीफा निश्चित एक चिट्ठी लिखकर ऐलान किया था। और इस्तीफे का उन्होंने, जिसकी मंजूरी जो है अरविंद केजरीवाल ने भी और जो कैबिनेट आतिशी है उन्होंने भी अपनी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री उन्होंने ले ली थी। फिलहाल में 24 घंटे के अंदर कैलाश गहलोत ने बीजेपी की सदस्यता ले ली और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके उसमें ली। और इस मौके पर कई जो है भाजपा के नेता, कई वरिष्ठ नेता भी वहां उपस्थित थे। साथ ही कैलाश गहलोत ने यह भी कहा कि उन्होंने ईडी और सीबीआई को लेकर दबाव में लेकर इसकी भाजपा को उन्होंने जो सदस्यता नहीं ली है।
वो जो जिस मकसद से पार्टी के अंदर आए थे और जो जिस एक उसको लेकर आए थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी का जो मूल जो एक मंत्र था, जो जनता की सेवा का, वो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी से गायब होता दिखा। ज्यादातर वक्त जो है उन्होंने केंद्र से लड़ने में वक्त अपना बर्बाद किया, और जो आम आदमी जो पार्टी जनता ने, जो दिल्ली की जनता से वादे किए थे पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं पूरे होते भी नहीं दिखाई दिए। शायद इसी वजह से उन्होंने कल ये ऐलान कर और पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो इस पार्टी में नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ के जो नेता है वो सारे आलिशान अपनी जो जिंदगी जीते हैं, और जनता जो है जो वादे करते हैं जो जनता से, वो पूरे नहीं करते। इसी चीज को लेकर 24 घंटे के अंदर एक दिल्ली की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा कल ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शायद हो सकता है वो भाजपा के अंदर आ जाए। लेकिन कल आप नेता संजय सिंह ने भी कहा था कि मोदी जी की जो वॉशिंग मशीन है वो सक्रिय हो गई, और कई नेता अब इस वॉशिंग मशीन के जरिए जो है भाजपा को ज्वाइन करेंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर जो गंदा षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो ईडीआई, दिल्ली विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के दम पर जीतना चाहती है। जी मनोज। हाँ दीपक, अगर बात की जाए कैलाश गहलोत की, कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के काफी खासम खास माने जाते थे, और जब आम आदमी पार्टी को गहलोत ने छोड़ा है तो कई गंभीर आरोप जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते थे केजरीवाल के ऊपर, वही आरोप गहलोत ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शीश महल का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जिन वादों को, जिस विचारधारा को हम लेके आए थे वो विचारधारा मर गई। आम आदमी पार्टी के जो आम अपने आप को कहते हैं वो अब आम नहीं रहे, खास लोग हो गए हैं। ये तमाम बातें गहलोत ने कहते हुए पार्टी छोड़ी है। तो क्या लगता है पार्टी के अंदर इस तरीके ये जो बातें हैं जो पार्टी के अन्य नेताओं में भी चल रही हैं, या गहलोत लंबे समय से विचार कर रहे थे कि स्पेस ढूंढ रहे थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की? जी मनोज, हमने कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि आशंका हमने पूरी जताई थी कि शायद हो सकता है कि अशोक जो कैलाश गहलोत है वो कहीं ना कहीं भाजपा की सदस्य ले, क्योंकि कहीं ना कहीं यह शराब घोटाले के मामले में ईडी ने कैलाश गहलोत से भी पूछताछ की थी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। कहीं उनको ये डरना सता रहा हो कि हो सकता है कि अन्य नेताओं की तरह, जैसे मनीष सिसोदिया या फिर संजय जैन की तरह, उनको भी ऐसा ना हो कि कहीं जेल के अंदर डाल दिया जाए। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि शायद कैलाश गहलोत ने इसीलिए भाजपा का हाथ थाम लिया। लेकिन फिलहाल में उन्होंने साफ तौर पर जो चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी से इसीलिए अब इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से, कैबिनेट से, अपने पद से और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से, क्योंकि जिस मकसद से वो पार्टी के अंदर आए थे वो मकसद उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी में धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के नेता हैं वो अपने कार्य, जो जनता से जो वादे किए थे वो जनता से वादे नहीं पूरे कर पा रही है। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी उनके शीश महल पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग अपने आप को आम कहते थे वो कहीं ना कहीं आलीशान जिंदगी की ओर और वो सारी मूलभूत सुविधाएं ले रही है जो उन्होंने कहीं ना कहीं मना करी थी। कहीं ना कहीं दिल्ली की जो राजनीति है इस वक्त बहुत ज्यादा गर्माती जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक भाजपा के पूर्व विधायक भी जो है आप पार्टी में शामिल हुए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ही दोनों पार्टी से कई नेता अदल बदल कर जा सकते हैं, हो सकता है। जी मनोज। हाँ निश्चित रूप से अगर दीपक अगर बात की जाए कैलाश गहलोत की, तो कैलाश गहलोत जिस तरीके से नंबर 2 या नंबर 3 के नेता माने जाते हैं, अभी मुख्यमंत्री के रेस में भी जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त उनको मुख्यमंत्री के रेस में भी माना जा रहा था। हालांकि आखिरी वक्त में उनका नाम मुख्यमंत्री रेस से हट गया। कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कैलाश गहलोत आज़ाद हैं, उनको जहां जाना हो जाए, हमारी तरफ से उनको वो फ्री हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ रही हैं। उनके जो खासम खास हैं उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तमाम कानूनी पक्षों में केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता पड़े हुए हैं, और इस बीच चुनाव भी विधानसभा के होने हैं। तमाम समस्याओं में घिरती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। जो आप पार्टी है दिल्ली विधानसभा से, उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और परिवहन मंत्री जो है कैलाश गहलोत ने एक जाट समाज से आते हैं, और साथ ही साथ 2 बार जो है पहले भी विधायक रह चुके हैं, और 10 साल का उनका सुप्रीम कोर्ट का एक वकालत का अनुभव है, कई बड़े केस भी लड़े। ऐसे में उनका इस्तीफा आप पार्टी से देना और अपने पद से इस्तीफा देना एक कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में जो दिल्ली विधानसभा उससे पहले भी आप नेता कई आप नेता हो सकता है कि भाजपा या फिर अन्य पार्टी में भी शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा। या फिर हो सकता है कि अन्य जो पार्टियां हैं वो दूसरे के इस टाइम पर खींचातानी चल रही है
लगातार जो है नेता एक दूसरे की पार्टियों में जा रहे हैं और अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। फिलहाल तो लेकिन ये है कि जो कैलाश गहलोत ने जो 24 घंटे के अंदर भाजपा का हाथ थामा है, तो उनकी मंशा कहीं ना कहीं इस बात को रूप से पूरी साफ थी कि उनको आप पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा का हाथ थामना था, और उन्होंने सीधा वो 24 घंटे के अंदर भाजपा की सदस्यता भी ले ली। जी मनोज। निश्चित रूप से दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कैलाश गहलोत ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। आम आदमी पार्टी छोड़ने के 24 घंटे के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। पहले भी कयास हालांकि लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कैलाश गहलोत का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है, क्योंकि कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के काफी खासम खास माने जाते थे और कद्दावर नेता भी उनके थे। सुप्रीम कोर्ट की वकालत छोड़कर उन्होंने आम आदमी पार्टी 2015 में ज्वाइन किया था, और जब पार्टी उन्होंने छोड़ी तो तमाम आरोप एक चिट्ठी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पर लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना वक्त जो है वो जाया किया है, केंद्र से लड़ने में जो वक्त उन्होंने खराब किया है वो वक्त जनता की बेहतरी और विकास में लगाना चाहिए था। और अब हम बात करेंगे सांसों पर संकट। एक तरफ जहां पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सर्दियां बढ़ने के साथ साथ हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि धुंध और धुएं की चादर ने प्रदेश के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलों में तो हवा में प्रदूषण 400 पार पहुंच गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं बदले मौसम और घने कोहरे की वजह से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ समेत कई जिलों में हवा बेहद जहरीली हो गई है। चारों तरफ स्मॉग की चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। नोएडा के सेक्टर 62 में सोमवार सुबह हवा का एक्यूआई लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक दर्ज किया गया, जो काफी खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में हवा में प्रदूषण यानी कि एक्यूआई का जो लेवल था वो 442 रहा। ग्रेटर नोएडा भी इससे अछूता नहीं रहा। ग्रेटर नोएडा में हवा के एक्यूआई 375 तक रहा, जो बेहद गंभीर स्थिति में आता है। मेरठ के पल्लोपुरम में हवा में प्रदूषण 359 दर्ज किया गया। हापुड़ में हवा का एक्यूआई लेवल 384 दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ की हालत भी बहुत बेहतर नहीं है, वहां की हालत भी खराब है, जहां प्रदूषण ने लोगों को सांस लेना मुश्किल कर दिया है। लखनऊ के लालबाग इलाके में प्रदूषण 330 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो सांसों पर संकट बरकरार है। लगातार सर्दी और कोहरा जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उसी तरीके से प्रदूषण भी बढ़ता नजर आ रहा है। देश की बात में अब आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अहम खबर, जहां मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने पर एक्शन हुआ है। ट्रामा सेंटर से निजी अस्पताल में भेजने पर एक्शन लिया गया है। मामलों में ट्रामा सेंटर के 6 जूनियर डॉक्टर बर्खास्त किए गए हैं। केजीएमयू में मरीज ज्यादा होने से डॉक्टर उठाते थे कदम, उठाते थे फायदा। इलाज का झांसा देकर मरीजों को भेज रहे निजी अस्पताल। केजीएमयू प्रशासन ने जानकारी होने पर कार्रवाई शुरू की है। मामले में 6 जूनियर डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। केजीएमयू में मरीज ज्यादा होने से डॉक्टर इसका फायदा उठाते थे। मामले में ट्रामा सेंटर के 6 जूनियर डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। केजीएमयू में मरीज ज्यादा होने से डॉक्टर इसका फायदा उठाते थे और मरीजों को निजी अस्पतालों में ट्रांसफर करते थे। इलाज का झांसा देकर मरीजों को भेज रहे थे निजी अस्पताल। केजीएमयू प्रशासन ने जानकारी होने पर कार्रवाई शुरू की है। 6 जूनियर डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। तो लखनऊ से अहम खबर, मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने पर एक्शन लिया गया है। केजीएमयू प्रशासन ने एक्शन लिया। ट्रामा सेंटर से निजी अस्पतालों में भेजने पर एक्शन लिया गया है। मामले में ट्रामा सेंटर के 6 जूनियर डॉक्टर बर्खास्त किए गए हैं। आपको बता दें, केजीएमयू में मरीज ज्यादा होने से डॉक्टर इसका फायदा उठा रहे थे और इस मामले में ट्रामा सेंटर के 6 जूनियर डॉक्टर बर्खास्त किए गए हैं। केजीएमयू में मरीज ज्यादा होने से डॉक्टर इसका फायदा उठाते थे और वहां के मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज का झांसा देकर निजी अस्पतालों में भेज रहे थे। इस बात का खुलासा जब केजीएमयू प्रशासन को हुआ, जानकारी जब हुई, तो कार्रवाई शुरू की गई है। ट्रामा सेंटर के 6 जूनियर डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां आईपीएस हिमांशु कुमार को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने हिमांशु के खिलाफ लंबित मामले बंद किए हैं। साल 2020 से चल रही विभागीय जांच खत्म हुई है। आईपीएस वैभव कृष्ण ने आईपीएस अफसरों पर लगाया था आरोप। आईपीएस वैभव ने पैसा देकर पोस्टिंग लेने का लगाया आरोप। सरकार ने विभागीय और विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। जांच में हिमांशु कुमार के खिलाफ नहीं मिले हैं कोई सबूत। 2010 बैच के आईपीएस हिमांशु कुमार वर्तमान में मणिपुर हिंसा में एसआईटी टीम गठित हुई है। एससी के आदेश पर गठित एसआईटी टीम के मेंबर हैं हिमांशु। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर, जहां एक ही गांव में निवासी नाबालिग बुआ भतीजी लापता हुए हैं। परिजनों ने 2 लोगों पर पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। जिले के असंद्रा थाने के लकड़िया निवासी हैं। प्रवेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। रायबरेली के लालगंज निवासी देवा को भी नामजद कराया गया। सुबेहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है ये पूरा मामला। तो बाराबंकी से अहम खबर, जिले के असंद्रा का ये पूरा मामला है। रायबरेली के लालगंज निवासी देवा को नामजद किया गया है। परिजनों ने दोनों लोगों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिले के असंद्रा के लकड़िया निवासी प्रवेश पर एफआईआर हुई है। रायबरेली के लालगंज निवासी देवा को भी नामजद किया गया है। सुबेहा थाना क्षेत्र के गांव का यह पूरा मामला है। बाराबंकी से अहम खबर, एक ही गांव निवासी नाबालिग बुआ भतीजी लापता हुए हैं। परिजनों ने 2 लोगों पर पुलिस में शिकायत दर्ज की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां घर से निकली किशोरी की गला दबाकर हत्या की गई है। किशोरी के गले पर निशान भी मिले हैं। आपको बता दें, हत्या कर किशोरी का शव नहर के पटरी पर फेंका गया है। कल रात 10 बजे से निकली थी 10 बजे घर से निकली थी किशोरी। बिना परिजनों की जानकारी के घर से निकली थी किशोरी। मौके पर पहुंची पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। गोसाईगंज के उद्वत खेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। हत्या कर किशोरी का शव नहर की पटरी पर फेंका गया है। कल रात 10 बजे घर से निकली थी किशोरी। घर में परिजनों को बिना बताए घर से निकली थी किशोरी। बिना परिजनों की जानकारी की घर से निकली थी किशोरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। गोसाईगंज के उद्वत खेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। लखनऊ से अहम खबर, घर से निकली किशोरी की गला दबाकर हत्या की गई है। किशोरी के गले पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या कर किशोरी का शव नहर पटरी पर फेंका गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली खबर है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्यू रोड कैरियर पर यातायात माह 2024 के अंतर्गत यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया गया है। कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि आईजी नचिकेता झा द्वारा टीका काट कर किया गया है। इस दौरान एसएसपी विपिन तांडा, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्र, एएसपी अंतरिक्ष जैन, सीएमओ अशोक कटारिया एवं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जोन अध्यक्ष अमरजीत पिंकी चिन्योटी ने सभी ट्रक चालकों से सतर्कता के साथ वाहन चलाने की अपील की। कैंप में 200 से अधिक चालकों की स्वास्थ्य टीम द्वारा नेत्र जांच की गई। जो मर्यादा में रहता हो वही तो प्रभु राम का रूप है। आदरणीय एसएसपी साहब के लिए मैं अमरजीत पिंकी चिन्योटी, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। यातायात माह चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और आदरणीय सीएमओ साहब की तरफ से चालकों की आंखों के टेस्ट का परीक्षण शिविर लगाया गया है। आज ट्रांसपोर्ट नगर में जो हमारा यातायात माह चल रहा है, इसके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इसके अंतर्गत, जिसमें कि जो ट्रक चालक हैं उनके लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप आदरणीय सीएमओ साहब के सहयोग से इनकी टीम के द्वारा लगाया गया है, जिसमें कि पुलिस, ट्रक संचालक, इसके मेडिकल डिपार्टमेंट और हमारे ट्रक ड्राइवर सभी ने मिलकर यह कैंप लगाया है। उद्देश्य यह है कि जो ट्रक
चालक हैं उनके स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण हो, जिससे कि वो बेहतर तरीके से ट्रक संचालित कर पाएँ सड़कों पर, और जो अन्य लोग हैं समाज के उनके लिए भी किसी प्रकार की समस्या या असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न ना हो। बहुत ही अच्छा ये एक इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं ट्रक एसोसिएशन के जो भी हमारे साथी हैं, पिंकी जी हैं, गौरव जी हैं, जो सभी पदाधिकारीगण हैं, उन सबका मैं अभिवादन करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के जो हेल्थ कैंप हैं जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए समय समय पर लगाए जाए, जिससे कि स्वस्थ और जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक संचालन की जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि सभी लोगों के लिए ट्रक संचालन सुरक्षित हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसको लेकर कानपुर पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत में एडिशनल डीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि सीसामऊ विधानसभा सीट में 34 पोलिंग सेंटर संवेदनशील हैं, जिन पर बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। तैनाती की जाएगी। इन संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स पर हाई क्वालिटी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे निगरानी की जाएगी। इसके साथ 4 कंपनी पीएससी भी लगाई गई है। 150 से ज़्यादा बैरियर्स लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पोलिंग वाले दिन बाहरी विधानसभा के लोगों को सीसामऊ विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फर्जी पोलिंग को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएगी। कानपुर में सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। पुलिस ने सुरक्षा के क्या प्लान्स किए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी सेंट्रल महेश कुमार से। उनसे बातचीत करेंगे। को उपचुनाव है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और यहाँ 48 सेंटर्स हैं, जिसमें 275 पोलिंग स्टेशन से बूथ हैं। हम लोगों ने 38 पोलिंग सेंटर्स क्रिटिकल श्रेणी में रखे हैं, जिनको बीएसएफ के द्वारा कवर्ड किया गया है, और प्रशासन के द्वारा सभी क्रिटिकल बूथों पे वेब कास्टिंग कैमरे लगाए गए हैं, इससे निगरानी की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के स्तर से भी 4 कंपनी पीएसी जो कि कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ी की गई है। लगभग 150 से ज़्यादा बैरियर पिकेट्स हैं जो कि लगाए गए हैं। हमारी विधानसभा को दूसरी विधानसभाओं से अलग किए गए हैं। धारा 144 जिसे वर्तमान में 163 बीएनएसएस कहते हैं, वो लागू की गई है, जिसके तहत बाहरी विधानसभा के लोग उस विधानसभा में पोल डे के दिन नहीं आ सकेंगे। केवल उसी विधानसभा के लोग उसमें रहेंगे और पोलिंग करेंगे। कोई फर्जी मतदान ना हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था उसके द्वारा की गई है। सेंसिटिव पुलिस पोलिंग स्टेशन है सीसामऊ विधानसभा, उनके लिए कुछ खास किया गया हो? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जितने भी सेंसिटिव है उनको क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। 38 सेंटर्स हैं जो क्रिटिकल, 34 क्रिटिकल हैं जिन्हें क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है, और उन सभी पर पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ को लगाया गया है, और साथ ही उनकी प्रशासन के द्वारा वेब कास्टिंग और वीडियोग्राफी और कैमरे लगाए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। कोई बहुत ही निष्पक्ष चुनाव होगा और पारदर्शी चुनाव होगा। तो आपने सुना जैसा एडिशनल डीसीपी सेंट्रल महेश सर ने बताया कि सीसामऊ विधानसभा में 34 जो है पोलिंग सेंटर्स है जो क्रिटिकल है, उन पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से पोलिंग स्टेशन की निगरानी की जाएगी। दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीसामऊ विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं झारखंड के देवघर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर। आज सोचिए, भारत के अंदर आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एम्स के निर्माण हो रहे हैं, और आप तो सौभाग्यशाली हैं, अच्छे नेताओं को चुनते हैं। सिद्धिकांत दुबे जी को आपने सांसद चुना, वह एम्स देवघर में लेके आ गए। एयरपोर्ट का निर्माण यहां करा दिए, बेहतरीन कनेक्टिविटी दिला दिए, और गरीब
इतना कार्य पूरे देश के अंदर 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी पहुंच गया, 50 करोड़ गरीब प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कहीं से भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। और अब तो मोदी जी ने आदेश भी कर दिया कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश इसका लाभ ले रहा है। भाजपा की राज्य सरकारें जहां पर है वो इसका लाभ ले रही है, लेकिन जहां भाजपा नेतृत्व की सरकारें नहीं, एनडीए की सरकारें नहीं, वहां पर ये पैसा कहां जा रहा है? आलमगीर जैसे मंत्रियों के घर में जा रहा है, उसके नौकरों के घरों में जा रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में जा रहा है। आपने देखा होगा नोटों के पहाड़ मिल रहे थे, नोटों के पहाड़, और केवल मंत्री के घर में नहीं, उसके नौकरों के घर में भी, सांसद के घर में भी मशीन गिनते गिनते गर्म हो गई। एक नहीं 70 मशीनें मंगाई गई। और बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये पैसा कांग्रेस का था? क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था? क्या ये पैसा पटना से आरजेडी के घर से आया था? ये पैसा झारखंड की जनता का पैसा था। झारखंड की जनता का पैसा झारखंड के विकास में लग करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की लोगों ने उस पैसे पर डकैती डाला था, और उसी डकैती का दुष्परिणाम है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अत्यंत धनी प्रदेश, लेकिन जनता यहां पे गरीब की गरीब रह गई। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने यहां पर माइनिंग माफिया को, खनन माफिया को, कोल माफिया को, वन माफिया को, पशु माफिया को, सबको पनपाया है। संगठित अपराध में लिप्त माफिया को पनपाया है, और अपने राजनीतिक स्वार्थ के साथ, आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। बेटी की सुरक्षा के साथ, व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया है। कैसी अराजकता है! बेटी की इज्जत के साथ भी बांग्लादेशी घुसपैठिए खिलवाड़ कर रहे हैं, और यहां पर जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। रोटी, बेटी और माटी तीनों पर संकट झारखंड के अंदर। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है। आज चुनाव प्रचार कार्य थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां न लव जिहाद हो सकता है, न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चाहिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है,
शासन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यूपी में तो हम लोगों ने रॉयल्टी फ्री कर रखी है। मिट्टी, बालू अगर किसी को अपने घर के लिए चाहिए उसको हम देते हैं, फ्री में देते हैं। लेकिन सैंड माफिया पर, बजरी माफिया पर उतनी शक्ति भी है, माफिया पर उतनी शक्ति भी है, कोल माफिया पर उतनी शक्ति भी है, लैंड माफिया पर उतनी शक्ति है, संगठित अपराध में लिप्त माफिया पर उतनी ही शक्ति भी है। धरती माता को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, और करेगा तो जहन्नुम की यात्रा के लिए भी तैयारी करेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, विकास जब दोनों सरकारें एक जैसी हों, वो तो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से आपके सांसद श्री निशिकांत दुबे जी प्रधानमंत्री जी से कह करके एम्स लेके आ गए, एयरपोर्ट लेके आ गए, कनेक्टिविटी लेके आ गए। बहनों और भाइयों, अन्यथा बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये बाबा की पावन धरा है, याद करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, ये आपको तो जाति के नाम पे लड़ाएगा, जाति जाति को आपस में लड़ाने का काम करेगा, और तुष्टीकरण की राह चल करके फिर आपके संसाधनों पर लूट मचाएगा, विकास के लिए आने वाले पैसे का बंदर बांट करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा। हमें उनकी इजाजत नहीं देनी है। हमें इतिहास से सबक सीखना होगा। अतीत में हमें अपमान झेलना पड़ा था, अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, काशी में अपमान झेलना पड़ा था, मथुरा में अतीत में अपमान झेलना पड़ा था, और जहां कहीं भी बटे थे तो निर्ममता से कटे थे। बटना नहीं है, जाति के नाम पे बटना नहीं है। हमें तो एक रहना है, सेफ रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो झारखंड के देवघर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को अपने एक बार फिर से दोहराया और जनता को संगठित होकर भाजपा को वोट देने की अपील की। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।